आपके जहन में, चूंकि आपने दिल्ली में आंदोलन किया, यहाँ देखा, समझा, परखा, लोगों के बीच से निकले, खुद ही चले गए, बोले मैं अमेठी जा रहा हूं, वहीं रहूंगा, और अमेठी प्रतीक सिर्फ नाम का नहीं है, जाहिर है राहुल गांधी का प्रतीक है वो। आपके दिल में वो कौन से कुछ तो शब्द गूंजते होंगे, क्योंकि आपकी पहचान उन शब्दों के जरिए ही लोग जानते हैं आपको। तो क्या गूंजता है जब आप अमेठी की धरती पे कदम रखोगे या रख चुके हो? क्या क्या जहन में आता है ऐसा? एक तो प्रसून जी यह है कि मैं किसी प्रभाव मंडल की वजह से या राजनीति, हमारे जो तीनों साथी बैठे हैं, अगर देखा जाए तो मैं इनसे लेसर पेड आदमी हूं। मैंने 100 रुपए में पहली कविता पढ़ी रोडवेज की बस में, जिसमें शीशा नहीं था। उसके बाद मैंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में कविता पढ़ी और डॉलर्स में पढ़ी, काफी पैसे में पढ़ी। जो मेरे आयोजक जानते हैं कि मैं बड़ा महंगा कवि हुआ, देश का सबसे महंगा कवि हुआ। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल यह रहता है अमेठी जाने पर भी। एक बार मैं अमेठी गया, बहुत पहले की बात है, मतलब ज्यादा पहले की नहीं, 6-7 महीने पहले अचानक मुझे जाना पड़ा। रायबरेली में जहां से मैया जी जीतती हैं, अमेठी जहां से भैया जी जीतते हैं, इन दोनों के बीच में 60 किलोमीटर की सड़क है। पूरे देश में सड़क में गड्ढे हैं, वो अकेली सड़क है जहां गड्ढों में सड़क है। और पिछले 4 महीनों में मैं उस पर घूम रहा हूं, मुझे औरतें मिली, महिलाएं मिली। पिछले 4 महीने में 12 गर्भवती महिलाएं ऐसी हैं जो रास्ते में या तो मर चुकी हैं या जिनके बच्चे दिवंगत हो चुके हैं। जहां की आने वाली जनरेशन सड़क के गड्ढों में मारी जाती हो, वहां के सांसद की जमानत जब्त होनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और मैं इसमें कितना सफल होऊंगा नहीं होऊंगा मुझे पता नहीं, पर आज से 30 साल बाद एक सेटिस्फाइड आदमी की तरह मैं सोऊंगा कि पूरे देश में जब डायनेस्टी रूल की वजह से एक ऐसे आदमी को जिसको इस देश की कोई समझ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा मामला है, और पूरा देश उसे बाकायदा पोस्टर पे पोते हुए है, और एक बड़ी पार्टी ये कह रही है कि यही देश के भविष्य हैं, तो मैंने अपने देश के भविष्य को अंधकारपूर्ण होने से बचाने की अकेली कोशिश की। इसीलिए मैं पूरे देश से लोगों को बुला रहा हूं कि जिसका मन करता हो वो अमेठी आए, मुझसे मिले ना मिले, गांव गांव जाए, पूछे भैया मनरेगा में सबसे पीछे हो, साक्षरता में सबसे पीछे हो, सबसे गरीब लोकसभा सीट हो, सड़कों में सबसे पीछे हो, स्त्री मृत्यु दर में सबसे आगे हो, कुपोषण में सबसे आगे हो, तो यही अगर देश बनाने का मॉडल है तो जो लोकसभा दी थी, प्रधानमंत्री आपके थे, बार बार कुर्सियां छोड़ के खड़े हो जाते थे, 40,000 फुट पे भी आर्थिक सम्मेलन से लौट रहे थे, यही कह रहे थे वो आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा। तो जब सब आपके हाथ में था, आप चाहते हो तो सिलेंडर 9 से 12 हो जाते हैं 3 दिन में, आप चाहते हो तो पर्चा फाड़ देते हो ऑर्डिनेंस का, आप जो चाहते हो करते हो इस देश में, तो थोड़ा वहां के लिए भी कर देते जिन्होंने आपको इस लायक बनाया था। ये सवाल लेके जा रहा हूँ। कुमार, हम एक कवि कुमार को खोने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं खोने जा रहे हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि क्या कविता लिखी है, मुझे मेरे एक वरिष्ठ साथी नरेश कात्यायन ने उनकी लाइन याद आई, मैंने उसको थोड़ा अल्टर किया। अमेठी की पीड़ा घुटन संत्रास लिखता हूं, आजकल कविता नहीं इतिहास लिखता हूं। मुझे पता है कि हिस्ट्री होने जा रही है, इतिहास बनने जा रहा है। नगमा जी, 1 2 नहीं 9 भाषाओं की जानकार हैं आप, और हम जहां तक कांग्रेस पार्टी के भीतर देखते हैं किसी नेता या किसी भी प्रचार करने वाले शख्स को, 2-3 भाषाओं में चीजें सिमट जाती हैं। आप 9 प्रदेशों को परिचित है, उनकी संस्कृति से परिचित है, फिल्मों में आपने काम किया। कांग्रेस 9 प्रदेशों में भी नहीं है, आप उससे ज्यादा भाषा जानती है। देखिए, मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ, खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे 9 भाषाओं में सक्सेस मिली। लेकिन हर एक आर्टिस्ट, क्योंकि वापस मैं उसी टॉपिक पे जाना चाहती हूँ कि फिल्में जो होती हैं वो अमूमन सच्चाई का आईना होती हैं, और हर एक आर्टिस्ट में भी काफी आर्टिस्टों में देशभक्ति भी होती है, और हमने अक्सर ये देखा है मनोज कुमार जी से लेते हुए कि उन्हें देशभक्ति पे बहुत सारी फिल्में की हैं। और अमूमन आर्टिस्ट को हमेशा बुलाया जाता है, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो या कोई सीरियस मुद्दा भी हो, या कहीं पर बाढ़ हो, या कहीं पर कोई भी महिलाओं का मसला हो, या फिर कुछ भी सोशल सर्विस का भी ये हो, तो आर्टिस्ट बहुत कुछ करते हैं। अभी कुमार विश्वास जी ने कहा कि मैंने कभी पैसे नहीं लिए, तो ये मैं भी कह सकती हूँ गर्व से और फक्र से कि आज तक मैंने पॉलिटिकल काम करते हुए या किसी के अपनी पार्टी के लिए मैंने जब भी कभी इलेक्शन कैंपेन किया है तो कभी एक पैसा नहीं लिया है, और न ही मैं आगे लूंगी। लेकिन मेरा ये बोलने का मतलब है कि मैंने भाषाओं में भी जब भी काम किया तो शायद हिंदी में पहले शुरुआत करने के बाद कोई दूसरी भाषाओं की तरफ जाता नहीं है। हिंदी में मैंने इस सारे A+ ग्रेड फिल्म्स किए हैं, और अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि भोजपुरी भाषा में बड़े बड़े हीरोइनों के बारे में सोचा नहीं जा सकता। तो ये एक सोच होती है, अपने देश के प्रति प्रेम होता है, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम होता है कि आप सोचते हैं कि पैसे नहीं, हम जाके
उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। भोजपुरी फिल्में भी होती थी, मनोज जी यहीं पर हैं, बहुत BC ग्रेड फिल्में बनती थी, उसमें एक रिस्पेक्ट नहीं होता था, तो उसको भी हमने सबने मिलके, हम तीनों ने मिलके, रवि जी ने मिलके, मनोज जी ने मिलके, हमने मिलके अलग किस्म की फिल्में, तो ये भी एक किस्म की सोशल सर्विस का काम हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भाषा को इज्जत देने का काम है, इसे आगे बढ़ाने का काम है। और हम जाते हैं अलग अलग प्रांतों में, करते हैं काम, लेकिन मुझे लगता है आइडियोलॉजी वाइज, ये सेक्युलर आइडियोलॉजी जो कांग्रेस की है, जब से मैं अभी ये राहुल जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी मेरे आइडियल रह चुके हैं और देश के काफी नौजवान या काफी लोग उनसे प्रेरित होते हैं कि वो हमेशा उन्होंने साथ चलने की, यूनिवर्सिटी और डाइवर्सिटी की हमेशा बात की, साथ चलने की बात की, सारे समुदाय को साथ लेकर चलने की बात की। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उस समय पे दंगे हो रहे थे, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, तो हमें अमन और शांति की एक टाइमली चीज होती है। अभी ये इस टाइम पर आए हैं जब ये अपनी बातें कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट के बारे में कह रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट पे हमें नहीं जाना है, हमें देश के बारे में सोचना है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, थोड़ा सा इस जो आपने पूछा है उससे हटके है कि हम लोग अभी बहुत सारे बार बार हम लोग चाय के चौपाल के बारे में बात करते हैं। चाय तो सभी को पसंद है, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा ऐसा सज्जन है जिसको चाय नहीं पसंद या जिसको चौपाल पे डिस्कशन करना पसंद नहीं हो। मुझे लगता है भारत का हर एक नागरिक ये पसंद करता होगा, लेकिन क्या हर चाय वाले की इज्जत, तो छोटे से छोटे आदमी की इस देश में इज्जत होनी चाहिए, तो हर चाय वाले की तो इज्जत होती है, लेकिन ये चाय वाला जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको अमेरिका ने क्यों वीजा नहीं दिया और ये हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमें ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं जो हमें बार बार ये क्यों कहा जाता है कि हम गरीब हैं, ये गरीबी का क्यों हमेशा ये सहानुभूति ली जाती है कि हमने तो बहुत छोटे से काम किया है। बहुत लोग हैं, हर कोई अपने आप, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में होता है चाहे कहीं पर भी होता है, इंसान स्ट्रगल करके ही ऊपर आता है। मेरे ख्याल से इस देश में काफी बहुत चुनिंदे लोग होंगे जो अपने आप से आते हैं, लेकिन जो अपने आप से भी आते हैं वो भी जनादेश के द्वारा आते हैं। आप क्योंकि अमेठी से लड़ना चाहते हैं, आप अपने कद को बड़ा करना चाहते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ लड़के। अच्छा, राहुल गांधी, ये आपका शौक है, आप इसे राहुल गांधी का कंपटीशन राजू से है, मेरे से नहीं। देखिए, इट्स अ फेयर प्ले, पॉलिटिक्स में कोई भी आ सकता है, कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है, बिल्कुल आप लड़िए, आप मुद्दे जरूर उठाएंगे। हर कोई जब लड़ता है तो कोई ना कोई मुद्दा उठाता है और वो मुद्दा आप उठा सकते हैं। अच्छा, मनरेगा पे आप बोलेंगी जरूर जहां जाएंगी प्रचार करने। मनरेगा में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला अमेठी है, सबसे नंबर 1 पे आता है पिछड़े। देखिए, मैं तो आपको ये सलाह दूंगी कि आपकी जो गवर्नमेंट अभी बनी है ना, वो जरा आप उसी पे ध्यान दीजिए। आप अपने यहाँ पर छोड़ के ना, आप यहाँ ना जाइए, आप यहाँ वहाँ की बातें गोल गोल मत कीजिए जैसे कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हो। आप अभी 4 दिन टिक के बताइए। 125 मैंने तो घर ले लिया वहाँ, वो तो अभी तक गेस्ट हाउस में रहते हैं। 125 साल वाली पार्टी जो टिकी हुई है उसके बारे में देखिए, ये जनतंत्र है, अगर सही होगा तो सही पार्टी को वोट जाएगा, गलत होगा तो गलत पार्टी को वोट जाएगा। और ये आज की बात नहीं है, 125 साल से होते हुए आ रहा है। तो आप अगर नए आए हैं तो मौज मस्ती उड़ाइए, बातें कीजिए। सरकार तो आपसे मौज हम कहाँ से लेंगे, आप लोग लेंगे, सरकार तो आपके पास है भाई। एक बात मुझे समझ में नहीं आता है, आपको तो ये मौका मिला है ना, आपको अब दिल्ली में इसका मतलब आप ये मान नहीं है कि सरकार में मौज मस्ती के लिए आया जाता है। आपने भी कहा कि मौज मस्ती उड़ाइए सरकार। बहुत शर्म की बात है कि आपने पॉलिटिक्स को इस लेवल पे लेकर आए हैं और आप मुद्दों के बारे में सीरियस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने कभी ऐसा कहा है। अभी तो आपने कहा कि नई सरकार आई है, मौज मस्ती लीजिए। बिल्कुल, ये आपके शब्द है, मेरे शब्द। अरे अभी आपने बोला, मैंने कोई मौज मस्ती वाला शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अभी बोला इन्होंने, मैंने कोई मौज मस्ती वाला शब्द अभी तो बोला आपने। कुमार विश्वास जी, आप अपना फैक्ट चेक कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे भाई, और आज तक के लिसनर सुने, इन्होंने कांग्रेस मतलब नीचे स्तर से लेके प्रधानमंत्री तक सभी झूठ बोलते हैं क्या? कोई तो सच बोलता होगा। प्रधानमंत्री नाम से कहा था जन लोकपाल देंगे, बाद में झूठ बोल दिया कि हम तो नहीं दे रहे हैं आपको। मुझे दुख हो रहा है कि आज मुझे आपके लेवल पे स्टूप होके नहीं बात करनी है।
मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, और जिसने अगर कही होगी तो आप उनसे पूछिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत ही सीरियस मुद्दों पे बात कर रही है। चाहे वो लोकपाल बिल, आप लोग हमेशा एक आदमी करप्ट निकलता है तो उसके ऊपर बात करते हैं कि इसके ऊपर बात क्यों नहीं की, इसके ऊपर, लेकिन जड़ तो देखिए, कांग्रेस जड़ तो आरटीआई है, जड़ तो ऐसी चीजें जो देने से फिर ही करप्शन खत्म होगा। एक आदमी का कॉलर पकड़ने से करप्शन नहीं खत्म होने वाला। कितने साल में कांग्रेस खत्म कर देगी करप्शन, चलिए बताइए। देखिए ये करप्शन खत्म, ये बहुत ही हमें लग रहा है कि जरा सा ये थोड़ा सा बेहुदा सवाल है। नहीं, ये सवाल ऐसा मसला ये नहीं है।